हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नया चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजी यौगिक। अब देखो उपसहसंयोजी यौगिकों के बारे में मैंने आपको 11th में बताया था कि आपके इस 12th में जाकर क्या होगा, इसका एक पूरा चैप्टर आने वाला है। इस टाइप्स के यौगिक थे, इसमें धातु परमाणु रहता था, कुछ परमाणु ऐसे रहते थे और ये बड़े कोष्ठक के अंदर बंद रहते। ये उपसहसंयोजी यौगिक है। तो हम उपसहसंयोजी यौगिकों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले देखो, यहाँ पर उपसहसंयोजी यौगिकों को पढ़ने से पहले हमारे पास बात करनी होगी हमें उपसहसंयोजी रसायन किसे कहते हैं। तो अपनी डेफिनेशन बनती है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उपसहसंयोजी यौगिक यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है। और उपसहसंयोजी बंध मैंने आपको बताया था, जब किसी बंध के निर्माण में साझेदारी की दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म अगर एक ही परमाणु देता है तो बनने वाले बंध को उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। और इसे दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर ऐसे तीर के निशान से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो यहाँ पर रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर उपसहसंयोजी रसायन के नाम से जानी जाती है। और बर्नर वैज्ञानिक, आपके सामने एक चीज़ लिख रहा हूँ मैं, बर्नर भी आ जाता है, बहुत सी बुक में शॉर्ट में बर्नर आ जाता है। वर्नर को उपसहसंयोजी रसायन का पितामह के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कौन है? वर्नर, अगर पूछ लिया जाए तो। अब देखो उसके बाद आती है उपसहसंयोजी रसायन के बाद कुछ कंपाउंड की बात करते हैं अपन। उपसहसंयोजी यौगिक जो है, यहाँ पर आणविक या योगात्मक यौगिक पढ़ने वाले अपन। आणविक या योगात्मक शब्द का मतलब क्या होता है? योगात्मक, जो योग से बने हुए यौगिक हो, यानी कि कम से कम दो पदार्थ जुड़ेंगे या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, तो वे यौगिक। या फिर कभी कभी क्या होता है, जो दो या दो से अधिक यौगिकों को एक निश्चित आणविक अनुपात में मिलाकर हम जब वाष्पित करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर एक नए यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम योगात्मक या आणविक यौगिक कहते हैं। ध्यान देना, जब दो या दो से अधिक प्रकार के अणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर उनको वाष्पित किया जाता है तो उनके नए स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर योगात्मक या आणविक यौगिकों के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है KCl, एक यौगिक हो गया, दूसरा यौगिक MgCl2 हो गया, तीसरा यौगिक क्या हो गया? H2 हो गया। इनको एक निश्चित सममोलर अनुपात में, निश्चित इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल और इसका कितना 6 मोल, निश्चित यहाँ पर सममोलर अनुपात में मिलाकर अपन क्या करते हैं, इनको वाष्पित करेंगे। तो वाष्पित करने से सारे आपस में क्रिया कर लेंगे, क्रिया करके एक जटिल अणु का निर्माण कर लेंगे। जटिल अणु जिसका स्टोइकियोमेट्रिक ये रहेगा, ऐसे कैसे सारे जुड़ जाएंगे। और सीधा का सीधा आपको कुछ नहीं करना है, ये तीनों जब जुड़ जाएंगे तो बनने वाला यौगिक हो जाएगा, डॉट लगा के लिख दो, कार्नेलाइट। वो आपसे पूछे कार्नेलाइट का सूत्र क्या है, तो आपको रटना नहीं, KCl कार्नेलाइट के निर्माण की अभिक्रिया सूत्र याद रखो, KCl MgCl2 + 6H2, तीनों को जोड़ दो तो आपस में अभिक्रिया करके कार्नेलाइट बना देते हैं। इसी प्रकार देखो, ये आप जानते हो K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24H2, इनको जब आपस में मिलाकर क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात हो गया, इसका 24 है, इसका 1 है, इसका 1 मोल है, इनको मिलाकर वापस वाष्पित करेंगे तो क्या होगा, नए स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात वाले यौगिक का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम पोटासियम फिटकरी के नाम से जानते हैं। सब जानते हो फिटकरी का फॉर्मूला ही है। इसके अलावा FeSO4, अमोनियम सल्फेट और 6H2 के अणु को मिलाएंगे, अगर हम वाष्पित करेंगे तो जो नया पदार्थ बनेगा, सारे को जोड़ दो, मोहर साल्ट। तो आपको देखो 3 सूत्र तो ये याद ही रखने, और कोई काम के नहीं है आपके, फालतू है। और तो कार्नेलाइट, पोटासियम और मोहर लवण, ये तीनों की अभिक्रिया अपन को याद रखनी है कम से कम। तो इनका सूत्र याद रखो, वही इनको तोड़ के अलग अलग लिख दो, जिसमें आपके रिएक्शन हो जाएगी। 4 KCN और FeCN2 आपस में मिलाओगे तो देखो FeCN2 था और 4 ये रहा, तो कितने हो जाएंगे, CN6 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर FeCN6 हो जाने के बाद थोड़ा सा हम क्या है, देखो आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे अपन, समीकरण को ध्यान से देखो, यहाँ पर Fe 1 है, ये Fe कितना है, यहाँ पर 1 है, परंतु ध्यान दो यहाँ पर Cn मैंने 6 लिख रखा है, यहाँ 2 और 4 6 हो गया, और 4 यहाँ पर भी तो है, तो यहाँ 6 नहीं करेंगे, सीधा जोड़ रहे हैं, पर तो योगात्मक 2 ही लिखेंगे, गलत आ गया था वो हमारे। तो देखो FeCN2 ये हो जाएगा, और डॉट लगा के क्या कर दो, 4 Cn लिख दो, CuSO4 4 NH3 जोड़ दो, KCN AgCN दोनों जोड़ दो, तो ये हो गया हमारे योगात्मक या आणविक यौगिक। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या कहा हमने,
वह रसायन, पहले तो उपसहसहजी रसायन किसे कहेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसहसहजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उपसहसहजी रसायन कहलाती है। और फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कौन है, वर्नर। फिर देखो हम आगे बढ़ते हैं, योगात्मक या आणविक यौगिक किसे कहते हैं, जब दो, ये कम से कम तो दो लोगे आप, या दो से अधिक कितने भी ले सकते हो, 3 4, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जब वाष्पित किया जाता है तो वहाँ पर वाष्पित करने के बाद उनका क्या होता है, नए स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात के यौगिक प्राप्त होते हैं, उनकी क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें यहाँ पर आणविक या योगात्मक यौगिकों के नाम से जाना जाता है। अब देखो आणविक या योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहले तो होते हैं दिक् लवण या जालक यौगिक, और दूसरे क्या होते हैं, संकुल यौगिक। तो देखो दिक् लवण और जालक यौगिक और दूसरा संकुल यौगिक, दोनों में वो अंतर ही पूछ लेता है आपसे 3 नंबर में या 2 नंबर में, तो आपको ये पता होना चाहिए, दोनों क्लियर भी हो जाएंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले दिक् लवण, दिक् लवण शब्द का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं वह योगात्मक यौगिक जो 2 या 2 से अधिक यौगिकों के यहाँ पर एक निश्चित अनुपात में मिश्रण से क्या होता है, प्राप्त होता है, दिक् लवण कहलाएंगे। या फिर जालक यौगिक तो कहेंगे वे यौगिक जो ठोस अवस्था में तो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ये लवण सारे दिक् लवण है, देखो इधर ध्यान देना, समझना, 2 या 2 से अधिक मिलकर ही योगात्मक यौगिक बन रहा है, परंतु इनमें कौन सा दिक् लवण होगा और कौन सा योगात्मक यौगिकों में संकुल यौगिक होगा, ये पता लगाना है अपन को। तो दिक् लवण वो होते हैं जो ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, परंतु जलीय विलयन में डालने पर वो स्थायी नहीं होते हैं, वो आयनों में टूट जाते हैं, क्या कहलाते हैं, दिक् लवण या जालक यौगिक कहलाते हैं। जैसे आप ये देखिए, इसको अगर आप यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्या, Fe, मैं फिटकरी ले लेता हूँ, K2SO4 डॉट Al2SO4 3 आएगा, एल्यूमिनियम की 3 होती है, डॉट 24H2। जब मैं इसको पानी में घोलूँगा, जल में घोलने पर आप जानते हो ये फिटकरी क्या होती है, आयनों में टूट जाएगी। आयनों में कैसे, K तो प्लस है तो 2 तो K प्लस टूट जाएगा, पृथक करना आता है आपको क्योंकि संयोजकता पता है, तो 2 तो K प्लस हो जाएगा, SO4 -2 हो जाएगा, तो SO4 -2 हो जाएगा। फिर ये भी SO4 -2 होगा, तो 3 तो ये 4 ये, तो 4 हो जाएंगे SO4 के -2 वाले। तो फिर देखो आप एल्यूमिनियम कितने में, +3 में टूटता है, 2 एल्यूमिनियम है, तो 2 एल्यूमिनियम किस में जाएंगे, +3 वाले हो जाएंगे। फिर और क्या है, जल के अणु ऐसे कैसे ले जाएंगे, तो जल के अणु को भी नहीं तोड़ो आप, ये तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो। कितने हैं, 24। तो देखो सबसे पहले वे यौगिक जो ठोस अवस्था में तो स्थायी है, फिटकरी देखिए ना आपने, स्थायी होती है, मिश्री की डली की तरह ठोस अवस्था में स्थायी होती है, परंतु जल में घोलने पर वो घुल जाती है उसमें, यानी कि अपने आयनों में पृथक हो जाती है, क्या कहलाते हैं यहाँ पर, दिक् लवण या जालक यौगिक। इसको तोड़ो या फिर आप इसको तोड़ो, सब यहाँ पर मोहर लवण, पोटासियम, कार्नेलाइट, ये सभी क्या होते हैं, दिक् लवण के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब संकुल यौगिक क्या होते हैं भाई, संकुल यौगिक वो होते हैं जो ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, परंतु जलीय विलयन अवस्था में भी क्या होते हैं, वो पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं, क्योंकि इनके मध्य संकुल यानी कि उपसहसहजी बंध के कारण ये प्रबल संकुल होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं यहाँ लूँ K4FeCN6 बंद बना दिया। और देखो इधर, जब इस पदार्थ को आप जल में घोलोगे ना, किसमें, जल में आयनित करोगे, तो जल में आयनित करने पर ये 4K+ तो अलग हो जाएंगे, तो एक तो टूटेगा 4K+ में, और दूसरा यहाँ पर बचा क्या, FeCN6, ये 4- टूट जाए, परंतु ये जो अंदर बचा यही क्या है आपके पास, संकुल यौगिक है। ये नहीं है कि ये जो बाहर आयन रहते हैं ना, ये बाहर इस बड़े कोष्ठक के अंदर जो बचता है वही संकुल यौगिक होता है, और इसके जो बाहर बचते हैं वो तो केवल उसके आवेश को संतुलित करने के लिए, इस माइनस आवेश या प्लस आवेश को संतुलित करने के लिए विपरीत आवेशित आयन जुड़ जाते हैं। तो ये संकुल आयन कभी भी नहीं टूटता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, साइनाइड, इसमें क्या होता है, ये CN साइनाइड है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसको Fe और उपसहसहजी बंध बनाता है, ऐसे जो भी होता है। तो ये संकुल यौगिक होते हैं। तो डेफिनेशन क्या दोगे दिक् लवण की, कि वे यौगिक जो ठोस अवस्था में तो क्या होते हैं, ये
ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं और जलीय विलीन अवस्था में क्या होते हैं, आयनों में पृथक पृथक हो जाते हैं, दिक् लवण या जालक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। इनके जलीय विलीन क्या करेंगे, अब देखो जलीय विलीन में आयन है तो इनके जलीय विलीन प्रत्येक आयन का क्या करते हैं, परीक्षण देते हैं। क्योंकि प्रत्येक आयन का क्यों देंगे, क्योंकि सारे आयन हमारे पास क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जबकि संकुल यौगिक में वे यौगिक जिनमें क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, ध्यान दो ये केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है, अकेला रहता है ये केंद्रीय धातु परमाणु। और ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देने वाले होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला, इसको लिगेंड के नाम से जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, ये लिगेंड होता है, इसी को लिगेंड बोलते हैं। और तो देखो वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य क्या होता है, उपसहसंयोजी बंध होता है, प्रबल बंध क्या कहलाते हैं, संकुल यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। और ये यौगिक क्या होते हैं, ठोस अवस्था में भी स्थायी होते हैं और जलीय विलीन में भी ये क्या होते हैं, पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते हैं, क्या कहलाएंगे यहाँ पर, संकुल यौगिक। हो गए दोनों की डेफिनेशन मैंने अलग अलग तो दे दी। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि वो अंतर पूछ लेता है, तो देखो उपसहसंयोजी यौगिकों की भी डेफिनेशन ये हो जाएगी संकुल यौगिक की जो डेफिनेशन है। परंतु अब बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या लिखेंगे, तो इतने से अंतर थोड़ी काम चलने वाला है अपने, तो अपन को अंतर तो क्या है, ज़्यादा लिखने के लिए देखो सबसे पहले दिक् लवण का पहला अंतर, इस प्रकार के लवणों का या यौगिकों का निर्माण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के यौगिकों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से होता है, दिक् लवण हो जाएगा। हो गया, इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण 2 या 2 से अधिक प्रकार की जो यौगिक है, जैसे कार्नेलाइट, पोटाशियम, मोल लवण, ये दिक् लवण है। इनका निर्माण कैसे हो रहा है, 2 या 2 से अधिक, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 2 या 2 से अधिक यौगिकों को एक निश्चित अनुपात में मिलने से दिक् लवण का निर्माण होता है। जबकि संकुल यौगिक का निर्माण कैसे होता है, केंद्रीय धातु परमाणु और क्या करती है यहाँ पर, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उपसहसंयोजी बंध बनाकर क्या होता है, इसका निर्माण हो जाता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखो यहाँ पर एग्जाम्पल अपन लिखेंगे इसे, इसके दिक् लवण के फिट करी, कार्नेलाइट, मोहल लवण, तीनों एग्जाम्पल अपने पास है। और उसके संकुल यौगिक के एक लिख दो, K4FeCN6। अभी तो एक अपना यौगिक याद रखो, K4FeCN6, इसको अपना ही यौगिक समझो, क्योंकि इसका बार बार मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर तक कम से कम 30-40 बार। तो K4FeCN6 ये क्या है, एक संकुल यौगिक है। अब देखो दूसरा अपन यहाँ अंतर पढ़ते हैं, दिक् लवणों का अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यदि हम बात करें तो दिक् लवणों का अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में ही होता है, ऐसे फिट करेगा ठोस अवस्था में, जलीय विलीन अवस्था में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जबकि संकुल यौगिक ठोस अवस्था और विलीन अवस्था दोनों में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा, इनके जलीय विलीन, दिक् लवणों के जलीय विलीन, आप जानते हो जलीय विलीन में इसके आयन हो जाएंगे, तो प्रत्येक आयन पोटेशियम का भी परीक्षण देगा, SO4-2 का भी देगा, एल्यूमिनियम का भी देगा। तो इनके जलीय विलीन दिक् लवण के क्या होते हैं, अपने अपने प्रत्येक आयनों का पृथक रूप से परीक्षण देते हैं। जबकि संकुल यौगिक का अंदर वाला टूटता ही नहीं है, नहीं टूटता तो क्या है, पृथक रूप से परीक्षण नहीं देता है प्रत्येक आयन का। तो तीसरा अंतर हो जाएगा। फोर्थ अंतर, दिक् लवण में धातु आयन जो होती है, यहाँ पर देखो इधर दिक् लवण में धातु आयन, यहाँ पर धातु आयन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता होती है। जैसे पोटेशियम की अपन जानते हैं +1 होती है तो +1 ही रहेगी, एल्यूमिनियम की +3 होती है तो +3 रहेगी। तो दिक् लवण में जो धातु परमाणु जुड़ा रहता है उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य क्या है, संयोजकता होती है, जो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, आवर्त सारणी से निकालते हैं, वही संयोजकता होती है। जबकि संकुल यौगिकों में क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु की संयोजकता किसके अनुसार नहीं होती, आवर्त सारणी के अनुसार नहीं होती। इसी की Fe की +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जाती है। इसलिए इसकी तो इसकी क्या होती है, यहाँ पर फिक्स होती है और उसकी फिक्स नहीं होती है। अगला अंतर हो जाएगा। बाद में बात करें कि इसके जलीय विलीन की बात करें, इसके जलीय विलीन क्या करते हैं, सभी आयनों का परीक्षण दे दिया अपन ने और इसने नहीं दिया था। तो वही मुख्य अंतर थे जो यहाँ पर हमने पढ़ लिए। अब देखो इसके बाद क्या है, तो मैंने आपको थोड़ा सा यूँ ही समझा दिया है, ज़्यादा कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा खास है ही नहीं वास्तव में। इसके बाद जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। यहाँ तक तो कुछ डेफिनेशन थी, सूत्र थे, तो ये अंतर मेन थे, बस इनके अंतर पूछ लिए जाते हैं तो दोनों के अंतर आप याद रख सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।